आज का हमारा टॉपिक है वो है नॉर्मल फोर्स। सो देखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स ये होता है बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, और दो सरफेसेस कांटेक्ट में है और दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ क्या है? उनके बीच में नॉर्मल है। नॉर्मल जीरो मीन्स कांटेक्ट छोड़ जाना। दो सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट छोड़ देंगे अगर नॉर्मल जीरो होगी तो, समझो। तो नॉर्मल पहली बात क्या होता है? बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये क्या होता है? इट एक्ट्स along the common normal, common perpendicular to the surfaces in contact। जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, समझो जैसे ये एक स्फीयर है और ये मान लो एक दूसरा स्फीयर है, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां दो चीजें हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला क्या होता है? टेंजेंट। पहला क्या होता है? टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। एक ऐसा लाइन जो दोनों सरफेस को उस पॉइंट पे टच करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। और एक दूसरा होता है, वो होता है उसके परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नॉर्मल। ठीक है। सो कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल दो होते हैं। एक होता है जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक जो दोनों को टच करता निकल रहा है यानी कॉमन टेंजेंट, और एक उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे हम कॉमन नॉर्मल। अब समझो इस बात को। अगर मान लो ये सरफेस फिक्स है, अब मान लो कि ये सरफेस फिक्स है, सपोज दिस सरफेस इज फिक्स्ड, लोअर स्फीयर इज फिक्स्ड, and I am trying to pull upper। मैं चाह रहा हूं इसको कैसे दबाना? ऐसे दबाना। मैं चाह रहा हूं इसको इस डायरेक्शन में, इसको क्या कर रहा हूं? मैं प्रेस कर रहा हूं। मैं इसको इस डायरेक्शन में प्रेस कर रहा हूं, तो क्या होगा? या तो इस सरफेस को यहां पे डिफॉर्म होना पड़ेगा, या तो इस सरफेस को यहां पे डिफॉर्म होना पड़ेगा या टूटना पड़ेगा। अगर ये सरफेस रिजिड है, न डिफॉर्म हो सकता है न टूट सकता है, तो ये इसके अंदर पेनिट्रेट तो कर नहीं जाएगा। यानी कि जब तुम इसको इधर प्रेस करोगे और ये चाहेगा इस डायरेक्शन में चलना, तो इसको बचाने के लिए क्या लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा। इसको बचाने के लिए क्या लगाएगा? नॉर्मल लगाएगा। तो ये जो लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस के टेंडेंसी को, अपर सरफेस के किस टेंडेंसी को? इस टेंडेंसी को कि ये इसके नॉर्मल डायरेक्शन में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, ये इसके नॉर्मल डायरेक्शन में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसको बचाने के लिए ये सरफेस नॉर्मल लगाता है। नॉर्मल एक्ट्स टू प्रिवेंट दिस नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट इन द कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। समझो तो होता क्या है? द रोल ऑफ द नॉर्मल इज टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन। ये रुका है, ये भी रुके रहे, या दोनों साथ चलेगा तो साथ चलेगा। मीन्स नॉर्मल मेंटेन्स, द रोल ऑफ द नॉर्मल इट इज टू मेंटेन, नॉर्मल मेंटेन्स सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन along common normal when pressed। मतलब समझो, अगर मैं अच्छा यहां एक और चीज होता है, हम बाद में देखेंगे। हमारा एक तो हमने इसको इधर प्रेस किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको कौन बचाएगा? नॉर्मल। और अगर हम इसको इधर खींचते पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तब कौन बचाने की कोशिश करता? फ्रिक्शन। समझो, जब भी तुम किसी सरफेस के
किसी सरफेस के परपेंडिकुलर किसी चीज को प्रेस करते हो, नॉर्मल प्रेस करते हो, दबाते हो, तो उसको बचाता है नॉर्मल। और जब भी तुम उसके पैरेलल खींचना चाहते हो तब बचाता है फ्रिक्शन। सो इन दोनों को मिला के बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इन दोनों को मिला के बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। हम कहते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल एंड पैरेलल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो हम बाद में देखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। अभी के टाइम में ये समझो कि नॉर्मल हमेशा ऐड करेगा कैसे, समझो नॉर्मल ऐड, अगर ये कोई सरफेस है और ये कोई सरफेस है, इस पे ड्रॉप कर दो एक नॉर्मल, ये एक सरफेस है, समझो ये प्लैंक है, ये क्या है, प्लैंक है, या कोई कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक कील ठोक दो, इस कार्डबोर्ड के ऊपर एक कील ठोक दो। नॉर्मल हमेशा इसी डायरेक्शन में ऐड करेगा। इसके ऊपर जब भी तुम कोई चीज रखोगे और अगर उसका टेंडेंसी होगा, क्या होगा, टेंडेंसी, अगर उसका टेंडेंसी होगा और उसके ऊपर बाकी फोर्सेस का कोई कंपोनेंट मिलके इसको क्या चाह रहा है, इधर दबाना चाह रहा है, अगर तुम इसको इधर के डायरेक्शन में प्रेस करोगे, इसको बचाएगा कौन, नॉर्मल बचाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर फिक्स है, बट जब ये सरफेस अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो नॉर्मल भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। कैसे चेंज करेगा, देखो ये इस पे एक नॉर्मल है, ये एक सरफेस है और उसके ऊपर ये एक नॉर्मल है। अब मैं अगर इस सरफेस को घुमाऊंगा ये नॉर्मल भी घूम जाएगा, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस नॉर्मल के डायरेक्शन फिक्स है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस नॉर्मल फिक्स है। नॉर्मल और सरफेस एक सेट बनाता है, एक कार्डबोर्ड जिसके ऊपर एक नेल है, इसके रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन फिक्स है। पर जैसे जैसे इसका डायरेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे नॉर्मल का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। ये घूमेगा तो नॉर्मल भी घूमेगा। यानी नॉर्मल की डायरेक्शन तब तक तुम नहीं बता सकते हो जब तक तुमको सरफेस कैसे रखा ये ना पता हो, या यूं कहें कि सेम कंडीशन में जब सरफेस को घुमा देंगे तो नॉर्मल भी घूम जाएगा। इस तरह से कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल, ठीक है। तो इसके साथ एक चीज होता है, ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज ए पुश फोर्स। नॉर्मल इज ऑलवेज ए पुश फोर्स। पुश फोर्स का मतलब क्या हुआ, टेंशन क्या था, पुल फोर्स। टेंशन खींचता था, टेंशन पुल करता था, यानी जो रस्सी राइट में है वो राइट खींचेगी, जो रस्सी ऊपर है वो ऊपर खींचेगी, जो रस्सी लेफ्ट में वो लेफ्ट में खींचेगी। नॉर्मल में उल्टा होता है, जो सरफेस मेरे राइट में है वो मुझे लेफ्ट दबाएगा, जो सरफेस मेरे लेफ्ट में है वो मुझे राइट दबाएगा, जो सरफेस मेरे ईस्ट में है और मेरे कांटेक्ट में है नॉर्मल है, जो सरफेस मेरे ईस्ट में है वो मेरे ऊपर वेस्ट फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पुश फोर्स का मतलब है इट ऑलवेज एक्ट्स इनटू द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, समझो मान लो मेरे पास ये एक ब्लॉक है, एक सरफेस यहां कांटेक्ट में है, एक सरफेस यहां पे कांटेक्ट में है और दूसरा सरफेस यहां पे कांटेक्ट में है। एक सरफेस इधर से कांटेक्ट में है और दूसरा सरफेस यहां से कांटेक्ट में, यानी ये किसी कॉर्नर पे रखा हुआ है। और कुछ ऐसा है, कुछ ये इस तरह से चल रहा है, हम कह रहे हैं कि यहां पर इस दीवार पे जो नॉर्मल है उसकी मैग्नीट्यूड है N1 और इस दीवार, इस ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल है उसकी मैग्नीट्यूड है N2। हम मैग्नीट्यूड को इस तरह से दिखाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। हम मैग्नीट्यूड किस तरह दिखाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो समझो ये दीवार के साथ भी कांटेक्ट में, इधर भी है, ऐसे भी चल रहा होगा, ऊपर भी चल रहा होगा, दोनों में नॉन जीरो नॉर्मल है। अब अगर हमको ब्लॉक पे नॉर्मल लगाना है और हमको ब्लॉक पे फोर्स दिखाना है तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमको ब्लॉक पे फोर्स दिखाना है तो क्या करेंगे, बिकॉज ये वॉल हम जानना चाहते हैं, ये जो वॉल है ये कितना फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे, तो ये वॉल इसके लेफ्ट में है तो फोर्स लगाएगा राइट। ये वॉल जो है इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा, N1। किधर लगाएगा, धक्का देगा, पुश करेगा, पुल नहीं करेगा। उसी तरह से ये ग्राउंड इसके नीचे है तो फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा, N2।
समझो, अगर कोई वॉल इसके ऊपर होता और वो कांटेक्ट में होता, वो नॉर्मल फोर्स होता, वो फोर्स लगाता नीचे। कोई वॉल अगर राइट में होता तो फोर्स लगाता लेफ्ट, अगर नॉर्मल होता तो समझो इस बात को कि अगर हमारे पास इमेजिन करो कि ये जो है एक ये बुक है, और हम इस बुक को क्या करते हैं, हम इसके ऊपर डाल देते हैं, और अब इसको हम प्रेस कर रहे हैं अंदर, इसको हम वॉल के परपेंडिकुलर इसको प्रेस कर रहे हैं। हम कितना भी प्रेस कर लें ये दीवार को तोड़ेगा नहीं। यानी हम जितना प्रेस इसको कर रहे हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या है, हमने अगर इसके ऊपर फोर्स F लगाया तो दीवार ने भी इसके ऊपर फोर्स क्या लगाया, इस दबाव को, इस पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए वॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया उतना ही नॉर्मल। तो नॉर्मल का लिमिट नहीं होता है, समझो। जब तक सरफेस टूट ना जाए, जब तक सरफेस ब्रेक ना कर जाए, रप्चर ना कर जाए, या फिर जब तक सरफेस डिफॉर्म ना कर जाए, तब तक नॉर्मल का कोई लिमिटेशन नहीं है। फ्रिक्शन का लिमिटेशन है, फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, नॉर्मल का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। कितना भी डाल दो, जब तक वो रप्चर नहीं कर रहा है तो नॉर्मल हैव नो लिमिटेशन। ठीक है, नॉर्मल हैव नो लिमिट। नॉर्मल का रोल क्या होता समझ लो, नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो सरफेस का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। दो इस साइड स्लिप कर जाए, सरफेस के पैरेलल स्लिप कर जाए, कोई बात नहीं है, बट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम एक्सीलरेशन से चलना चाहिए। ये रोल है नॉर्मल का। अगर ये रुका हुआ है और ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है, वॉल है, तो इसको भी रुकना पड़ेगा। अगर ये ए से चल रहा है इधर, तो इसको भी ए से ही चलना पड़ेगा। यानी नॉर्मल का रोल होता है रिलेटिव मोशन along द कॉमन परपेंडिकुलर को प्रिवेंट करना। नॉर्मल प्रिवेंट्स, और फ्रिक्शन का रोल होता है रिलेटिव मोशन along टेंजेंशियल डायरेक्शन को प्रिवेंट करना। मीन्स नॉर्मल मेंटेन्स सेम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन along द कॉमन नॉर्मल, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अब समझो इस बात को, एक ट्रेन है, उसकी इंजन सबसे पीछे लगी हुई है, और वो इंजन जो है उस ट्रेन को पुल नहीं कर रही है, सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे है, वो ट्रेन को पुल नहीं कर, वो ट्रेन को पुश कर रही है। तो क्या होगा, उस नॉर्मल का रोल क्या है? जो दो बॉगीज या एक ट्रेन की का जो इंजन और बॉगी के बीच में नॉर्मल है, उसका रोल क्या है? उसका रोल है कॉमन एक्सीलरेशन को मेंटेन रखना। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? इंजन चल रहा है, जैसे ये है कि ये रेस्ट पे है, और मैं इसको यहां से, ये आ रहा है, और जैसे इसके काउंटर में भी दोनों साथ चलेगा। अब नॉर्मल ने क्या किया? नॉर्मल जो इन दोनों के बीच में ऐड कर रहा है, उसका रोल है दोनों को साथ चलाना। किस डायरेक्शन में? नॉर्मल डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये ऐसे जाता तो ये जा सकता था, और ये ऐसे जाता तो ये जा सकता। टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब समझो इस बात को। तो नॉर्मल के साथ कुछ खास बातें बता दूं। पहली बात, नॉर्मल का रोल होता है टू मेंटेन कॉमन वेलोसिटी along कॉमन परपेंडिकुलर। कॉमन परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों साथ चलेगा। टेंजेंशियल में स्लिप कर जाए अलग बात है, बट कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम रखना नॉर्मल का काम है। उसके लिए जिसको जिधर फोर्स लगाना है नॉर्मल लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली ऑलवेज ए पुश फोर्स, ये हमेशा पुश करता है। नॉर्मल हमेशा पुश करता है। मतलब नॉर्मल जो है वो क्या करता है? रिपेल करता है। ये सरफेस इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा। ये रिपेलिंग फोर्स होता है। वन सरफेस रिपेल्स अदर फोर्स, वो दूर भगाने का काम करता है। मैं अपने अगल बगल वाले लोगों को दूर भगा रहा हूं, वो लोग मुझे दूर भगाना चाह रहे हैं। ये होता है नॉर्मल फोर्स। तीसरी बात, नॉर्मल जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, क्योंकि जहां कोई लगता है वो बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है। ये एटम और ये जो मोल्स होते हैं, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे को प्रेस करते हैं।
तो उसी से रिपल्सन होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो हम पहले ही तुमको बता चुके हैं। सर हाँ सर फर्स्ट पॉइंट ही समझ में आया, नॉर्मल मेंटेन सेम वेलोसिटी एक्स रे। ठीक है, बता रहा हूँ। देखो, मान लो कि ऐसा है, सो दिस इज द केस दैट वी हैव एक सरफेस है, ग्राउंड है, उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी इसके ऊपर एक फोर्स तो है, वो कौन सा फोर्स है भाई? mg। क्या ये mg इस ग्राउंड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। क्या ये mg ग्राउंड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो ये mg क्या चाह रहा है? इसको ग्राउंड के परपेंडिकुलर चलाना चाह रहा है। तो क्या होगा? ये चल तो सकता नहीं है, ग्राउंड को तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे ऐड करेगा क्या? नॉर्मल। यहां पे क्या ऐड करेगा? एक नॉर्मल ऐड करेगा ऐसे करके। ठीक है। ये जो फोर्स है mg, नॉर्मल का काम क्या होता है? इट बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड, दिस इज इक्वल टू, समझो, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, mg जो है वो कंप्लीटली परपेंडिकुलर था। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस? दिस इज completely perpendicular, this is completely perpendicular to surface, this is perpendicular to surface। तो इसका काम है दोनों के एक्सीलरेशन को सेम रखना। इसका काम है एक्सीलरेशन को सेम रखना, सबके एक्सीलरेशन को सेम रखना। ठीक है, इसका काम है। तो ये तो ग्राउंड की एक्सीलरेशन क्या है? 0। तो इसका क्या होगा? कंप्लीट क्या होगा? 0 होगा। तो 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज n माइनस mg इज 0 ना। इससे कभी कभी ये फील होता है कि नॉर्मल का काम है रोक देना, बट ऐसा नहीं होता है। देखो, यहां देखो, ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है। इसकी मास है 2 kg, इसकी मास है 8 kg। हमने यहां से एक फोर्स लगाया F, कितना लगा दिया? और सपोज 50 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा? अगर 8 kg ना होता, अगर 8 kg ना होता तो ये 2 kg मास एक्सेलरेट करता। किस एक्सेलरेशन से? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर ये ना होता बेसिकली, तो क्या होता? इसको चलना चाहिए था 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसको तो रेस्ट पे रहना चाहिए था। समझ रहे हो कि नहीं? होता क्या, हमने फोर्स तो इसके ऊपर लगाया था, थोड़ा सा गैप छोड़ दो, इसको थोड़ा पीछे ले आओ, यहां ले आओ। यहां लाओगे तो क्या होगा? पहले ये एक्सीलरेट करेगा कितने से? 25 से, और ये तो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन इसके रास्ते में ये आ रहा है, इसके चलने के रास्ते में ये आ रहा है, तो अब क्या होगा? अब ये इसके कांटेक्ट में आएगा। जैसे ये कांटेक्ट में आएगा, इन दोनों सरफेस के बीच में 2 kg का राइट मोस्ट और 8 kg का लेफ्ट मोस्ट, इन दोनों सरफेस के बीच में आएगा क्या? इस पे लगेगा N1 पीछे, इस पे लगेगा N1 आगे। इस पीछे वाले ब्लॉक पे N1 लगेगा पीछे, 8 kg ब्लॉक इसको पीछे धकेलेगा और ये इसको आगे धकेलेगा। अब क्या होगा बताओ? ये N1 अपने आप को किस तरह एडजस्ट करेगा? इस तरह से एडजस्ट करेगा कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम हो जाए। ये N1 अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि इसकी एक्सीलरेशन N1 को, ये जो फोर्स है N1 जो 2 kg पे पीछे लगेगा,
वो इसके एक्सेलरेशन को घटाएगा जो 25 था, और ये जो है N1 जो 2 kg लगा रहा है 8 kg पे फॉरवर्ड, वो इसके एक्सेलरेशन को 0 से बढ़ाएगा। तो जो ज्यादा था उसको हम कम कर रहे हैं, और जो कम था उसको हम ज्यादा कर रहे हैं, तब तक जब तक दोनों सेम ना हो जाए। तो N1 की वो वैल्यू होगी कि दोनों साथ चलेगा, यानी कि N1 अभी भी वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? इट इज नॉट प्रिवेंटिंग मोशन, इट इज नॉट प्रिवेंटिंग मोशन along द नॉर्मल, इट इज प्रिवेंटिंग रिलेटिव मोशन along द नॉर्मल। देखो, अगर ये 25 से चलता और ये 0 से चलता तो उनके बीच में इस डायरेक्शन में एक रिलेटिव मोशन होती, ये 0 पे, ये 25 पे। हम चाहते हैं इस डायरेक्शन में दोनों सेम वेलोसिटी से, सेम एक्सेलरेशन से चले, यानी दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नॉर्मल डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। इसको मेंटेन करना नॉर्मल का काम है। अब यहां नॉर्मल ऐड करेगा, ये क्या करेगा? नॉर्मल ये लिखेगा, अब ये भी एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अब दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन हो जाएगी, लेट इट बी ए। अब ये नॉर्मल क्या करेगा? दोनों की एक्सेलरेशन कॉमन कर देगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन अगर ऐड कर रहा है 8 kg पे फॉरवर्ड, तो रिएक्शन ऐड कर रहा है 2 kg पे बैकवर्ड। अगर हम 2 kg को सिस्टम मानेंगे तो 2 kg पे फोर्स क्या क्या होगा बताओ? 50 फॉरवर्ड, 2 kg में क्या होगा? 50 फॉरवर्ड माइनस N1 बैकवर्ड, क्योंकि पुश फोर्स होता है 2 kg के ऊपर 8 kg वाला पुश करेगा, बैक करेगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए क्या होगा? इसके ऊपर तो तुमने कोई फोर्स लगाया ही नहीं था। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो उसको चलाएगा, जो एक्सेलरेशन देगा, वो कौन सा फोर्स होगा? यही नॉर्मल होगा, सिर्फ N1 होगा। N1 किसके ऊपर हो जाएगा बताओ? 8A। दोनों को सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 10A। देखो, दोनों को ऐड कर दो, N1 जो है 8A डाल दो, उधर लेके चले जाओ 10A। ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार A निकल गया 5, तो N1 कितना हो जाएगा बताओ? N1 हो जाएगा 8 इंटू 5, दैट इज 40 न्यूटन। इनके बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स जो ऐड करेगा उसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन। ये दीवार जो है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन ही चाहिए। इसको 40 न्यूटन दे दो फॉरवर्ड, इसको 40 न्यूटन दे दो बैकवर्ड, तब इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा डिवाइडेड बाय दिस मास इज सेम एज इसके ऊपर जो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय दिस मास। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी दोनों बीच में? 40 न्यूटन, और दोनों साथ चलेगा, दोनों साथ चलेगा, क्योंकि इसके रास्ते में आ रहा है, इसके रास्ते में आ रहा है। रास्ते में आएगा तो धक्का देगा ही, रास्ते में आएगा तो धक्का देगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं द रोल ऑफ द नॉर्मल इज नॉट टू प्रिवेंट मोशन। फिर से बता रहा हूं, द रोल ऑफ द नॉर्मल इज नॉट टू प्रिवेंट द मोशन, द रोल ऑफ द नॉर्मल इज टू प्रिवेंट relative motion along the normal, means to maintain same velocity or same acceleration of two surfaces along the normal. That is the role of the normal. नॉर्मल का रोल होता है कि एक नॉर्मल के डायरेक्शन में, पर कॉमन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों सरफेसेस की वेलोसिटी को सेम मेंटेन करना, सेम मेंटेन करना। अब देखो, हम यहां ये भी कर सकते थे, इस दोनों को सिस्टम मान लेते, हम इस दोनों को सिस्टम मान लेते, तो उस केस में ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, इंटरनल हो जाता। देखो, अगर हम 2 kg को माने थे तो 2 kg के ऊपर नॉर्मल एक्सटर्नल फोर्स था, क्योंकि 2 kg के बाहर है 8 kg, और 8 kg जो फोर्स लगा रहा था वो था N1 लेफ्ट। जब मैंने 8 kg को सिस्टम माना तो 2 kg सिस्टम के बाहर है, ये एक्सटर्नल फोर्स था N1। अगर मैं 2 kg और 8 kg दोनों को सिस्टम मान लिया, अगर मैं 2 kg और 8 kg दोनों को सिस्टम मान लिया, तो उस केस में एक्शन भी है और रिएक्शन भी है, दोनों उसके अंदर ही है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे? इंटरनल फोर्स। हम सीधे कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। कैसे? हम दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान लेते, 2 kg प्लस 8 kg यानी 10 kg। उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक ही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? 50 न्यूटन। 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आ गया कॉमन acceleration. Once we get common acceleration, now I take either this or this as system. Now I take either this or this as system and find the value of normal. हम normal निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये एक दीवार है,
मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक को छोड़ दिया, I left it to fall, mass m. What is normal force between these two? What is normal force between these two surfaces? वॉल और इसके बीच में, ब्लॉक के बीच में ये गिर रहा है, इट इज zero. Why zero? Because there is one force mg. There is one force mg. This whole force is parallel to the surface. Is there any component? What is the applied force? What is the applied force? Normal to surface. That is zero. इसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई किया ही नहीं, तो नॉर्मल बचाएगा किसी को नहीं बचाएगा, नॉर्मल जीरो. याद रखना, अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, समझो, अगर हम इस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से, सबसे पहले तुम ये मानो नॉर्मल नहीं है, सबसे पहले तुम ये मान लो कि नॉर्मल के अलावा जो फोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं. मान लो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है. कैसे? तुमने एक फोर्स लगाया है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, बेसिकली तुमने इधर से प्रेस किया था, बट हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं. ये एक फोर्स है F, ये एक फोर्स है F. तो इस F का दो कंपोनेंट होगा, समझो. एक होगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा, F साइन थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा, F कॉस थीटा. अगर मैंने इसको यहां से ऐसे धकेला है, मैं इसको ऐसे प्रेस कर रहा हूं, एक रॉड ले लेता हूं और मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, एक रॉड ले लेता हूं और मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, तो प्रेस करूंगा इसको इस तरह से, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया यहां पे. ये दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट पैरेलल होगा और एक परपेंडिकुलर होगा. ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है अप्लाइड फोर्स का, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है अप्लाइड फोर्स का, इसको कौन बचाएगा, इसको बचाएगा नॉर्मल. नॉर्मल का काम है इस कंपोनेंट को, जो F परपेंडिकुलर होता है, F नॉर्मल होता है, उसको बचाना. ये है नॉर्मल. अगर ये नहीं है, पूरी की पूरी फोर्स पैरेलल है, कोई फोर्स इधर है ही नहीं, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. हम ये ग्रेविटी नहीं ले रहे, ग्रेविटी जीरो है मान लो. तो अगर हम पूरी की पूरी, अगर कोई कंपोनेंट, सारा का सारा फोर्स सरफेस के पैरेलल है, अगर सारा का सारा फोर्स सरफेस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो उस केस में नॉर्मल होगा ही नहीं, नॉर्मल होगा ही नहीं. ठीक है, चलो देखो और इसमें देखते हैं. ये बताओ, हम ये जानना चाहते हैं, हम एक लाइन लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना. दो सरफेस एक दूसरे के होने या ना होने को जो समझते हैं, जो फील करते हैं, वो थ्रू नॉर्मल होता है. समझो, नॉर्मल इज द ओनली ट्रांसफर फोर्स. Normal is the transfer force from one surface to another. याद रखना, normal is the transfer force between two surfaces. या ट्रांसफर फोर्स, इसको लिखो कम्युनिकेटिंग फोर्स, इज द. सर एक बात पूछ. हाँ पूछो. सर अपने को जब भी क्वेश्चन आएगा तो जिस भी डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, अपन अगर उसको y एक्सिस मानेंगे तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा क्या? आ रहा हूं. नॉर्मल इज द कम्युनिकेटिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस. इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब क्या हुआ समझो. ये एक पर्सन है और उसके सिर पे एक बॉक्स रखा हुआ है. एक पर्सन है और इसके सिर पे एक बॉक्स रखा हुआ है. समझो, इस बॉक्स का मास m, तो उस पर्सन को लगता है कि यार मेरे ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ, उसको भारी लगता है. हाँ, मतलब कुछ तो वजन है. दिस पर्सन फील्स द वेट, दिस पर्सन फील्स द वेट. दूसरा,
ये पर्सन है और इस पर्सन पर एक बॉक्स रखा हुआ, वही बॉक्स एम मास का, बट इसको मैं ऊपर से दबाया हुआ, मैं इसको ऊपर से पुश कर रहा हूं, आई एम प्रेसिंग इट। उसके ऊपर एक कुछ रखा हुआ है और मैं कोई थर्ड पर्सन उसको ऊपर से पुश कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन उसको ऊपर से पुश कर रहा है। इसको ज्यादा वेट फील होता है, तो वेट फील ही नहीं होता है, बेसिकली नॉर्मल फील होता है, लगता है कि वेट है। इसको आप ऊपर खींच रहे हैं एफ से, एफ लेस देन एम जी है, एफ जो है लेस देन एम जी है। अब समझो इस केस में जो इस पर्सन को फील होगा वो वेट फील नहीं होता, मास फील नहीं होता, वेट फील नहीं होता, वो क्या फील होता है, यहां लिखते हैं नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर, यहां लिखते हैं N1, यहां क्या लिखते हैं N2, यहां क्या लिखते हैं N3। समझो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पर्सन है वो जो फील कर रहा है वो वेट नहीं फील कर रहा है, वो नॉर्मल फील कर रहा है। ये जो ब्लॉक है, ये जो हेड के ऊपर जो ट्रांसफर कर रहा है वो नॉर्मल ट्रांसफर कर रहा है, अपना वेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है। दिस नॉर्मल इंक्लूड्स द वेट और वॉट एवर इट इज। तो इस केस में अगर तुम देखो नॉर्मल निकालना चाहते हो, अगर तुम इसका एबीडी बनाओगे, किसका, ब्लॉक का, तो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है बताओ। ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस है mg नीचे और n1 ऊपर, और एक्सीलरेशन तो जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो, इसीलिए n1 किसके इक्वल हो गया, mg के। तो इसको लगेगा मेरे ऊपर जो वेट रखा है वो mg है, या मास जो है वो m है। इससे पूछोगे तो, इससे पूछोगे तो अब इसके लिए देखो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है कौन सा, m मास का, इसमें जो फोर्स यहां लगेगा वो क्या क्या लगेगा बताओ, mg नीचे, ये फोर्स F नीचे और N2 ऊपर। बताओ, एक तो तुमने अप्लाई किया फोर्स F डाउन, एक इसका वेट था mg, और ये पर्सन का हेड, इस पर्सन का हेड इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा था N2 ऊपर। तो बिकॉज एक्सीलरेशन जीरो है इसीलिए N2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg प्लस एफ। बेसिकली mg प्लस एफ माइनस N2 इज जीरो, mg प्लस एफ डाउनवर्ड पॉजिटिव, सो अपवर्ड ही नेगेटिव, माइनस N2 इज जीरो, सो N2 हो जाएगा mg प्लस एफ। तो इसको लगेगा कि N2 ग्रेटर देन क्या है, दिस इज ग्रेटर देन mg। इसको लगेगा मेरे ऊपर जो वजन रखा है वो m नहीं है, वो m से ज्यादा है। इसको लगेगा मेरे ऊपर जो वजन रखा है वो m से ज्यादा है। यहां देखो, यहां पर क्या करोगे, mg नीचे, f ऊपर, नॉर्मल ऊपर, N3 ऊपर, और यहां पर N3 था, हेड और इस पर्सन के बीच में, अगर हेड और बॉक्स के बीच में अगर एक्शन रिएक्शन पेयर जो नॉर्मल है उसका मैग्नीट्यूड N3 है, तो mg नीचे, N3 ऊपर, f ऊपर इस ब्लॉक पे, तो यहां पे हो जाएगा अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, सो m3 प्लस एफ माइनस mg इज जीरो। तो यहां से आ जाएगा n3 इज इक्वल टू mg माइनस एफ, mg माइनस एफ लेस देन mg। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज, अगर ये f इक्वल टू कितना हो जाए mg, अगर ये f किसके इक्वल हो जाए, mg के इक्वल, तो नॉर्मल हो जाएगा जीरो। इस पर्सन में मेरे ऊपर कोई वजन है ही नहीं, क्योंकि उसका अगर वो पर्सन हट भी जाएगा तो ये गिरेगा नहीं। अगर f का वैल्यू किसके इक्वल है, mg के, अगर f इज इक्वल टू m इंटू जी है, सोचो अगर f की वैल्यू mg की इक्वल है, पहले से नेट फोर्स जीरो था, तो तुमने किया क्या, कुछ नहीं किया। एक ऐसा चीज जो पहले से हैंग कर रहा था, तुमने जाए सिर्फ उसमें अपना सिर सटा दिया, तो वो फील आएगा ही नहीं कोई वेट का। यानी कि समझो, हम जब किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, नहीं बताएंगे, प्लेटफॉर्म बैलेंस क्या होता है, ये होता है प्लेटफॉर्म बैलेंस। हम इसको रखते हैं, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा होता है तो उसका वजन यहां शो करता है, वेट शो करता है। प्लेटफॉर्म बैलेंस मेजर्स नॉर्मल, याद रखना, प्लेटफॉर्म बैलेंस मेजर्स नॉर्मल, स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स सरफेस टेंशन, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूं, स्प्रिंग बैलेंस
मेजर्स टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन नापते हैं रस्सी में टांग के, और प्लेटफॉर्म बैलेंस जो खड़े होते हैं वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। यानी कि हम प्लेटफॉर्म बैलेंस में खड़े हैं और कोई मुझे ऊपर से थोड़ा दबाए, कोई मेरा फ्रेंड मुझे प्रेस करे तो मुझे ज्यादा उसमें दिखेगा। अगर मैं किसी चीज को सपोर्ट ले लूं और तब खड़ा हो जाऊं तो मुझे कम दिखेगा। अगर मैं हवा में लटक जाऊं और सिर्फ पैर को टच कर दूं तो नहीं दिखेगा, जीरो वेट दिखेगा। समझ रहे हो? वो फ्रेम टू फ्रेम चेंज हो जाता है। वो मेजर करता है नॉर्मल, और हम बोलते हैं वेट मेजर कर रहा है। वो मेजर करता है नॉर्मल, वो वेट मेजर नहीं करता है, वो एपरेंट वेट मेजर करता है। हम बताएंगे कैसे मेजर करता है। तो याद रखना, वेट इज पर्सनल, वेट इज नॉट ट्रांसमिटेड। ए का वेट ए पे ऐड करेगा, बी का वेट बी पे ऐड करेगा। अगर मेरे ऊपर ए रखा है और मुझे ए का वेट फील करना है, अगर मेरे ऊपर एक वेट ए रखा है और मुझे ए का वेट फील करना है, तो मैं थ्रू वेट ऑफ ए फील नहीं करूंगा, मैं थ्रू नॉर्मल ऑफ ए फील करूंगा। अगर मुझे मेरे ऊपर कोई ब्लॉक रखा है और मुझे उसका वेट फील हो रहा है, तो वेट फील उसकी वेट के कारण नहीं हो रहा है। वो जो फील हो रहा है मुझे कि मेरे ऊपर कुछ वेट रखा है, वो उसके द्वारा मेरे ऊपर लगाए नॉर्मल के कारण फील हो रहा है। याद रखना, नॉर्मल इज द ट्रांसफर फोर्स। मेरे ऊपर कोई चीज कांटेक्ट में है, मेरे ऊपर कोई चीज कांटेक्ट में है, उसका जो मुझे फीलिंग दे रहा है वो नॉर्मल देता है। इसीलिए बता रहा हूं, देखो इसको। अगर मैं आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछूं, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो है 10 kg, ये मान लो है 5 kg, और ये मान लो है कि सपोज, या ये है 10 kg, ये है सपोज 5 kg, और ये है सपोज 1 kg। हम जानना चाहते हैं इन दोनों के बीच में अगर नॉर्मल फोर्स 5 kg और 10 kg के बीच में अगर नॉर्मल का मैग्नीट्यूड n1 है, अगर इन दोनों के बीच में नॉर्मल का मैग्नीट्यूड n1 है और इन दोनों के बीच में और नॉर्मल का मैग्नीट्यूड n2 है, तो n1 n2 कितना होगा? हम जानना चाहते हैं n1 n2 कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझो, ये नीचे जाता है कि ऊपर जाता? ये 5 kg है, ये 1 kg है, तो इसको नीचे जाना चाहिए था, इसके रास्ते में आ रहा है, इसलिए हम नॉर्मल होगा। क्योंकि अगर ये 10 kg ना होता तो ये चाहता नीचे जाना, ये चाहता ऊपर जाना, तो ये नीचे तो जा नहीं पाएगा क्योंकि रास्ते में ये टकरा जाएगा इससे। अगर ये उल्टा होता, ये होता 1 kg, ये होता 5 kg, तो ये नीचे जाता, तो ये इसका ग्राउंड, ये इसका सरफेस ही छोड़ देता, रास्ते में आएगा, चलते हुए रास्ते में आएगा तब पुश करेगा। अगर दूर जाने का टेंडेंसी है तो पुश नहीं होता है, तब धागा लग रहेगा तो पुल होगा। दूर जाने के का अगर टेंडेंसी है और रोकना है तो धागा लगाओ, नजदीक जाने का टेंडेंसी है और चाहते हो न जाए तो नॉर्मल लगेगा। तो यहां देखो क्या होगा, यहां मान लो नॉर्मल n1, यहां मान लो n2। सबसे पहले इसमें टेंशन निकालते हैं। इसमें टेंशन आएगा 1 × G यानी 10 न्यूटन। क्यों आएगा? जैसे इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, एक्सेलरेशन इसका 0 है, mg नीचे टेंशन ऊपर। mg मतलब कितना? 10 न्यूटन नीचे टेंशन ऊपर, तो इसमें टेंशन कितना है बताओ? टेंशन ऊपर और 1g नीचे। ये एक्सेलरेशन इसका 0 है, इसका मतलब टेंशन हो गया 10 न्यूटन। अब यहां आओ 5 kg वाले पे आओ। तो 5 kg वाले पे क्या क्या फोर्स लिखोगे ये बताओ? 5 kg वाले पे फोर्स क्या क्या लिखोगे वो देखो। ये तुम्हारा 5 kg ब्लॉक है, दिस इज योर 5 kg ब्लॉक। इसमें एक फोर्स है ऊपर की तरफ, कौन सा है? T। इसमें एक टेंशन ऐड कर रहा है ऊपर की तरफ, कौन सा ऐड कर रहा है? T।
जिसकी वैल्यू कितनी तुम निकाल चुके हो, 10 न्यूटन। दूसरा फोर्स है इसका खुद का वेट कितना है बताओ, 5G। टेंशन ऊपर, वेट नीचे। थर्ड नॉर्मल, कौन लगा रहा है, 10 kg ब्लॉक 5 kg ब्लॉक को ऊपर प्रेस कर रहा है। 10 kg ब्लॉक इज प्रेसिंग द 5 kg ब्लॉक अपवर्ड्स बाय फोर्स एंड दैट हुज मैग्नीट्यूड इज N1। अगेन एक्सीलरेशन इज 0, तो क्या लिख दोगे बताओ, क्या लिख दोगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज 0, N1 प्लस 10 माइनस 50 इज 0। यहां से N1 इक्वल टू 40 न्यूटन। N1 40 न्यूटन है। यानी अगर तुम 10 kg ब्लॉक से पूछोगे कि तुम्हारे ऊपर कितना वेट रखा हुआ है, अगर तुम 10 kg ब्लॉक से पूछोगे तुम्हारे ऊपर कितना वेट है, वो ये नहीं जानता है कि इसके ऊपर 5 kg था, जिसको 10 न्यूटन से ऊपर खींचा गया था इसलिए 40 है। उसको ये लगेगा कि मेरे ऊपर 4 kg ब्लॉक ही रखा हुआ है। दिस 10 kg block would think that there is only a 4 kg block placed over it. Although रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि उसके ऊपर 5 kg का ब्लॉक है जिसको ऊपर की तरफ एक सपोर्ट फोर्स दिया गया 10 kg का, बट वो वेट नहीं समझता है, वो नॉर्मल समझता है। वो जो फील करता है वो वेट फील नहीं करता है। 5 kg का ब्लॉक पे 5 kg का वेट, 5 kg के ब्लॉक पे उसका खुद का वेट लगेगा, कभी भी इसके ऊपर उसका वेट नहीं लगेगा। अब समझो N1 निकल गया, N2 निकालना है। N2 निकालना है तो क्या करेंगे, 10 kg ब्लॉक को सिस्टम मानते हैं। चलो 10 kg ब्लॉक को सिस्टम मान लिया हमने, 10 kg ब्लॉक को सिस्टम मान लिया। इसके फोर्स क्या क्या है, mg नीचे, 10 kg ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है तो सिर्फ एक ही वेट आएगा 10G। जिसको सिस्टम माने हो उसी का वेट लेना है। इस पे 5G मत लगा देना, भले इसके ऊपर है, भले इसके ऊपर 5 kg है, बट 5 kg का वेट इसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा। 5 kg का नॉर्मल इसके ऊपर ट्रांसफर होगा। वो नॉर्मल वेट को भी इंक्लूड किए हुए है अपने अंदर, वेट या उसके अलावा जो भी फोर्स है। तो दूसरा फोर्स 10 kg इसके ऊपर, सिंगल वेट जो इसका है, जो सिस्टम उसका वेट, इसके ऊपर 5 kg का वेट मत लगाना। दूसरा ग्राउंड इसके नीचे है, जो इसको एक नॉर्मल लगाएगा कितना, N2। जो ग्राउंड नीचे है वो एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर N2, और ये इसके ऊपर क्या फोर्स दिया था, N1। ऊपर का सरफेस नीचे धकेल रहा है N1 से, नीचे का सरफेस ऊपर धकेल रहा है N2 से, ऊपर का सरफेस नीचे धकेल रहा है N1 से, नीचे का सरफेस ऊपर धकेल रहा है N2 से, और इसका खुद का वेट है। यहां पर कभी भी भूल के 5G मत डालना, क्योंकि दिस N1 इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ 5G। दिस N1 इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ 5G। हो सकता है कभी कभी N1 5G के इक्वल भी हो जाए, कभी उससे ज्यादा भी हो जाए, कभी कम भी हो जाए, बट जो है वही ट्रांसफर होगा। तो इसके ऊपर का सरफेस नीचे, नीचे का ऊपर। यहां पे तुम कभी भी 10 kg ब्लॉक अगर लिए हो सिस्टम, उस पर 5 kg का मास नहीं डालोगे। ये अपना वेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये 5 kg अपना वेट ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये 5 kg अपना नॉर्मल ट्रांसफर कर रहा है। उस नॉर्मल में इसका वेट और बाकी सारे फोर्सेस का वेक्टर सम इंक्लूडेड है। अब क्या लिखोगे यहां पे, 10G नीचे, N1 नीचे, N2 ऊपर इज 0। यहां से N2 हो जाएगा 10G का मतलब हो गया 100 प्लस 40, 140 न्यूटन। 140 न्यूटन का मतलब है 14 kg। 114 न्यूटन इज कोरिस्पॉन्डिंग टू 14 kg। तो अगर तुम इस ग्राउंड से पूछोगे कि तुम्हारे ऊपर कितना वेट रखा है टोटल, तो ये ग्राउंड नहीं जानता है कि इसके ऊपर जो वेट रखा है वो 15 kg रखा था। इसको लगेगा इसके ऊपर कितना रखा है, 14 kg ही रखा हुआ है। इसके ऊपर कितना रखा है, 14 kg ही रखा हुआ है। तो दिस ग्राउंड फील्स दैट इज ओनली 14 kg ऑफ वेट प्लेस्ड ऑन इट। नॉर्मल ही हमेशा लोगे दो सरफेस के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
चलो देखो, अब जरा सोचो इंक्लाइन प्लेन पे क्या होगा। सिंपली हम किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर किसी ब्लॉक को रख दें और किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी ब्लॉक को रख दें तो क्या होगा। देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, तुमने यहां पे एक ब्लॉक को रख दिया था, ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ कितना थीटा बना रहा है। तो तुम बताए थे कि ग्रेविटी mg का ना तो तुम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और ना किसी ब्लॉक के लिए उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो। वो जो है नेचर ने डिफाइन कर दिया वही है। बट यहां तो ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, mg, इसके ऊपर mg ऐड करेगा। यहां पे देखो, यहां ड्रॉप करें नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, ये नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन। यहां पे तुम्हारा एक फोर्स ऐड करेगा कितना, यहां पर तुम्हारा एक फोर्स ऐड करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू mg। ये mg ऐड करता है किस डायरेक्शन में, ग्राउंड के परपेंडिकुलर। हमेशा पूरी दुनिया घूम जाएगी, पूरा सरफेस घूम जाएगा, घुमाते रहो कुछ भी, mg नहीं घूमेगा। अगर किसी सरफेस पे mg अगर इस तरह से है तो तुम पूरा सरफेस घुमा दो, mg नहीं घूमेगा, mg जहां था वही रहेगा। ठीक है, mg इस तरह ऐड करता है। तो इस mg को देखो, ये एंगल थीटा है, दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस ये भी हो जाएगा थीटा। इस mg का दो कंपोनेंट है। अगर तुम इस सरफेस को देखो तो इस सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है तुम्हारा, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में तुम देखो mg का दो कंपोनेंट है, mg की दो टेंडेंसीज है। एक तो mg का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, वो कितना है, mg cos थीटा। इस फोर्स से ये क्या चाह रहा है, ये इस फोर्स से चाह रहा है इसको, इसके परपेंडिकुलर प्रेस कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर इसको प्रेस कर रहा है। और एक जो टेंडेंसी वो इधर है, वो कौन सा टेंडेंसी है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना है, ये है mg sin थीटा। समझो mg sin थीटा होता है f पैरेलल, f टेंजेंशियल, और mg cos थीटा होता है f परपेंडिकुलर या f नॉर्मल। नाउ नॉर्मल का काम है इसको बचाना। ये इसको अगर ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसको इधर चलना चाहिए, बट ये चल तो पाएगा नहीं क्योंकि इसको ब्रेक करना पड़ेगा इंक्लाइन प्लेन को। तो इसको बचाने के लिए कौन ऐड करेगा, नॉर्मल ऐड करेगा। रही बात इसकी, अगर इसके लिए कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो यही एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। यानी इस फोर्स की दो कंपोनेंट है, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक पैरेलल टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मोशन नहीं करा सकता है, उसको बैलेंस कर देगा, उसको नलीफाई कर देगा कौन, नॉर्मल। और जो इसका कंपोनेंट पैरेलल है उसको फिर देखेंगे, अगर वही कंपोनेंट है तो एक्सेलरेट कर जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा नॉर्मल, किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा। नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, mg। इसका स्पेशल केस, इफ थीटा इज जीरो, इफ थीटा इज जीरो यानी ग्राउंड पे ब्लॉक रखा है, mg पूरी की पूरी फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, पूरी की पूरी फोर्स जो है सरफेस के परपेंडिकुलर ही है। तो उस केस में नॉर्मल उसको बैलेंस कर देगा, n इक्वल टू mg। दूसरा स्पेशल केस, अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, अगर ये सरफेस इस तरह से वर्टिकल है, उस केस में ये ब्लॉक जो है उस पर क्या होगा, नॉर्मल कितना है, जीरो हो जाएगा। देख लो यहाँ पे अगर तुम 90 डालोगे तो जीरो हो जाएगा। खैर जो भी है, अब समझो इस बात को। मान लो हमको न्यूटन लॉज के क्वेश्चन बनाने हैं, हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं एज एन इलस्ट्रेटिव। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस तरह से, इसमें किसी को डाउट है? अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है जो एंगल थीटा बना रहा है तो mg का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है mg cos थीटा दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड दैट कैनॉट हैव क्रिएट एनी मोशन बिकॉज दैट हैज टू बी बैलेंस्ड बाय a repulsive force from the surface and that is mg cos theta। दूसरा होता है हाँ सर, अगर mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा तो फिर वो कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेगा ना? हाँ, अगर फ्रिक्शन हो जाएगा तो जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, सो देखो मैं यहां बताना चाह रहा हूं
मैं 2 न्यूमेरिकल ले रहा हूं ताकि तुम चीजों को थोड़ा समझ सको नॉर्मल के केस में, बिफोर बिल्ड अप टू लेटर ऑन कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स लाइक दैट। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना है थीटा, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके इस एंड पे एक पुली है, आइडियल पुली है, फिर यहां से टर्न लेता है, फिर यहां से टर्न लेता है, फिर यहां पे एक पुली है, फिर ये स्ट्रिंग यहां जगह अटैच्ड है, ये एक ब्लॉक है, इसकी मास भी m है, इसकी मास भी m है। हमें बताना है कि इसमें टेंशन कितने होंगे और एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें टेंशन कितने होंगे और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा भाई, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम मान लेते हैं टेंशन इसमें कितनी है T, इसमें टेंशन कितनी है T, इस धागे में टेंशन T, ये धागा जहां जहां जाएगा वहां टेंशन T ही होगा, ये T है, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, सॉरी ये 2T हो जाएगा, ठीक है ना। किसी कोई डाउट है यहां पे, ये T हो जाएगा 2T, ठीक है। अब अगर इसकी एक्सेलरेशन A है मान लो नीचे, तो इसकी हो जाएगी, तो इसकी जो है, अगर इसकी A है, समझो जहां 2T टेंशन वहां एक्सेलरेशन A, जहां 2T टेंशन वहां एक्सेलरेशन A, तो जहां T टेंशन वहां एक्सेलरेशन 2 है। कैसे होगा, 3 मेथड बताया था तुमको, तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, या ये कर सकते हो, मान लो यहां एक्सेलरेशन A है, लेट हियर एक्सेलरेशन बी A, लेट हियर एक्सेलरेशन बी A, लेट हियर एक्सेलरेशन इज कैपिटल A, टेक द डॉट प्रोडक्ट। तो यहां बताओ, यहां कितना था, 2T ऊपर A नीचे, 2T इंटू ये 2T, यहां टेंशन 2T ऐड कर रहे इस ब्लॉक पे ऊपर, एक्सेलरेशन है नीचे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, -2T है। क्यों होगा डॉट प्रोडक्ट -2T है, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है, cos 180 होता है -1। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ, टेंशन इसको खींच रहा है इधर, टेंशन इसको खींच रहा है इधर, एक्सेलरेशन भी है इधर, दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, T इंटू A cos 0 डिग्री, T इंटू A cos 0 डिग्री, ये पैरेलल है, सो cos 0 T डॉट A, क्या बताया था, समेशन ऑफ T डॉट A एंटायर सिस्टम इज 0। तो यहां पे इस ब्लॉक पे 2T ऊपर A नीचे, तो क्या हो गया, -2T इंटू A, 2T इंटू A स्मॉल a cos 180, यहां क्या हो गया, T इंटू A cos 0, इन दोनों को 0 कर दोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो A कितना हो जाएगा, 2A, ठीक है। अब जरा सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कितने अननोन है, T और A, दो ही अननोन है, T और A, क्योंकि अगर यहां T निकल गया, यहां 2T भी निकल गया, और अगर यहां A निकल गया तो यहां 2A भी निकल गया, दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल m इसको सिस्टम मानते हैं, इसको अगर सिस्टम मानेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, mg नीचे, इस पे वेट क्या है बताओ, इस पे एक फोर्स क्या है, वेट mg नीचे, दूसरा क्या है, टेंशन इसको खींच रहा है ऊपर, और 2T, सॉरी टेंशन कितना है 2T, मास कितना है m, और एक्सेलरेशन कितना है A। देखो हवा में है तो नॉर्मल तो यहां नहीं है, जो चीज हवा में लटका हुआ हो उसमें नॉर्मल नहीं होता, किसी सरफेस के साथ ही कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए दो ही फोर्स है, mg नीचे और 2T ऊपर, और एक्सेलरेशन है नीचे। किसको मानोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, जिधर एक्सेलरेशन उसको क्या मान लो, पॉजिटिव डायरेक्शन, जिधर एक्सेलरेशन उसको क्या मान लो, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी डाउनवर्ड को मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या लिख दोगे, F इक्वल टू ma। ये बताओ तुमने इसको माना है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये फोर्स हो गया पॉजिटिव, ये फोर्स हो गया नेगेटिव, तो क्या लिख दोगे, mg -2T
इज इक्वल टू एम ए। mg नीचे 2t ऊपर, सो पॉजिटिव फोर्स इज mg, नेगेटिव फोर्स इज 2t इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन यहां से चाहिए, तो क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन से हम इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं। यहां पे जो हमारा ब्लॉक था, एक डॉटेड लाइन से यहां एक नॉर्मली बना देते हैं। अब क्या करेंगे बताओ, इसके ऊपर फोर्स mg नीचे, दूसरा इधर कितना t, ये t, तीसरा इधर कितना नॉर्मल, तीन ही फोर्स है ना। एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। कितना है, 2a है। अब समझो इस बात को, हम क्या करते हैं, जिधर एक्सेलरेशन है उसको एक्स एक्सिस मान लो, जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो। बॉडी पे भले 10 फोर्सेस हो, एक्सेलरेशन एक ही होगा। बॉडी पे भले 10 फोर्सेस हो, एक्सेलरेशन एक ही होगा। यूनिक एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन दो नहीं होता है। 50 फोर्स भी हो तो उस सब 50 फोर्स मिल के बॉडी को एक सिंगल एक्सेलरेशन ही देता है। जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान लो। यानी कि हम यहां पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन है अप द इंक्लाइन, देखो तो अप द इंक्लाइन को हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। जिधर एक्सेलरेशन याद रखना उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, वाई एक्सिस। बिकॉज जिधर एक्सेलरेशन था उसी को तुमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया है। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट ए होगा और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट 0 होगा और एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट भी 0 होगा। एक ही एक्सेलरेशन है, वो प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है। यानी एक्सेलरेशन इज ए आई कैप, एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए आई कैप। यानी एक्सेलरेशन वेक्टर में सिर्फ एक्स कंपोनेंट है और वो कितना है, ए है। वाई और जेड 0 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमने डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखना, हम यहां लिख देते हैं, टेक एक्सेलरेशन डायरेक्शन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू दैट वाई एक्सिस। तो ये बताओ, पहले ये बताओ, हमको यहां फर्स्ट इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, एफ वाई इज एम इंटू ए वाई, बट ए वाई कितनी है, 0। तो एफ वाई कितनी होनी चाहिए, 0। वाई डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो ये बताओ, वाई डायरेक्शन में फोर्स है क्या क्या, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है, कितना, नॉर्मल। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है, नॉर्मल। इस टेंशन का कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है, इस टेंशन का कोई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में नहीं है। और इस mg का एक कंपोनेंट है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इस mg का एक कंपोनेंट है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, कितना है, माइनस mg कॉस थीटा। किसके इक्वल होगा, 0 के। देखो, एक फोर्स है पॉजिटिव वाई में, इसका कोई कंपोनेंट नहीं वाई में और इसका कंपोनेंट नेगेटिव वाई में, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। तो n का वैल्यू कितना आ गया, mg cos थीटा। n का वैल्यू कितना हो गया, mg cos थीटा। सेकेंड, fx इज इक्वल टू m इंटू ax। सेकेंड क्या होगा, fx इज इक्वल टू m इंटू ax। fx कौन कौन सा है बताओ, इस डायरेक्शन में इसको मानना है पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट, नॉर्मल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0, टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में t, ये पूरा का पूरा t जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में है t। mg का कंपोनेंट x डायरेक्शन में नेगेटिव है, mg का कंपोनेंट x डायरेक्शन में। देखो mg से अगर हम वेक्टर ड्रॉप करेंगे
तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और वैल्यू कितना होगा mg साइन थीटा, t माइनस mg साइन थीटा किसके इक्वल होगा बताओ, t माइनस t पॉजिटिव एक्स में ये, नेगेटिव एक्स में ये, t माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से सॉल्व, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यहां भी एम ए है यहां भी, सॉरी हाँ एक मिनट, ये 2a होगा ना, सॉरी ये 2a होगा, यहां एक्सेलरेशन कितना था a, यहां कितना है 2a, मास इंटू 2a, एक्सेलरेशन इज 2a। तो ये बताओ हम क्या करेंगे, कैसे ये करेंगे इक्वेट, हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम ए, और दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितना ये बताओ, t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 mg माइनस 40, t माइनस एम जी साइन थीटा इज m इंटू 2a एंड 2 mg माइनस 40 इज 2m, दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से आएगा t इज इक्वल टू कितना ये बताओ 2 mg प्लस mg साइन थीटा बाई 3 बाई 5। ये आ गया तुम्हारा टेंशन, ये आ गया तुम्हारा टेंशन। अब इस टेंशन को यहां डाल दें या फिर यहां डाल दें तो निकल जाएगा एक्सेलरेशन, इस टेंशन को यहां या यहां डाल दें तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? देखो, now only thing required in this chapter is practice. More and more question you practice, more and more you become comfortable. देखो, अगर मुझसे ये पूछा जाए, सपोज कभी ऐसा हो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m और ये एंगल है थीटा, यहां एक फोर्स लगेगा mg। हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के पैरेलल, हम ग्राउंड के पैरेलल एक फोर्स लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग और पुशिंग इट बाय फोर्स F पैरेलल टू द ग्राउंड, वी आर पुशिंग इट, we are pushing it by force F parallel to ground, parallel to ground means horizontal, हम horizontally एक फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर ताकि ये ब्लॉक जो है जिसका मास m है वो रेस्ट पे है, वो चल ही नहीं रहा है, it is at rest, it is in equilibrium, its acceleration is 0। Then find this force, find this force, कितना फोर्स लगाएंगे इक्विलिब्रियम में, उस केस में नॉर्मल कितना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, समझो। ये है तुम्हारा, यहां पे एक फोर्स लग रहा है mg इधर, दूसरा नॉर्मल इधर, तीसरा ग्राउंड के पैरेलल कौन सा फोर्स F, तीसरा ग्राउंड के पैरेलल कौन सा फोर्स है F है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, हम जानते हैं एंगल थीटा है, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा,
ये थीटा होगा। समझ रहे हो क्यों होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90, सॉरी दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 एंड दिस प्लस दिस 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ये हो गया थीटा। दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90, ये थीटा, दिस प्लस दिस 90, ये हो गया थीटा, सारा अल्टरनेट एंगल थीटा होता है। अब क्या करोगे तुम? क्या करो, इस डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो। किस डायरेक्शन में? तुम किसी को एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, सपोज दिस इज एक्स डायरेक्शन, सपोज दिस डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन। अगर नेट फोर्स जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है कि एफ एक्स भी जीरो है और एफ वाई भी जीरो है और एफ जेड भी जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो जीरो का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में जीरो ही होगा। तो जरा बताओ, एफ एक्स को जीरो करते हैं, एफ एक्स को जीरो करते हैं तो क्या करेंगे? हाउ टू मेक एफ एक्स जीरो? इस डायरेक्शन में जीरो करना चाह रहे हैं तो तीन फोर्सेस है। कौन कौन से? एम जी, नॉर्मल और फ्रिक्शन और एफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। नॉर्मल का कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में कितना होगा? इसको मान रहे वाई एक्सिस, ठीक है, इसको मान रहे वाई, इसको मान रहे माइनस वाई और इसको बोले हैं एक्स, तो ये कितना है? माइनस एक्स। समझो, इस डायरेक्शन को एक्स मान रहे हैं, उसके नॉर्मल को वाई मान रहे हैं। तो ये बताओ, इस डायरेक्शन में along द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल का कंपोनेंट जीरो, क्यों? बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस। along एफ एक्स, along एक्स डायरेक्शन, समझो नॉर्मल का कंपोनेंट जीरो, इसका कंपोनेंट कितना आएगा बताओ? इसका कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा विथ प्लस साइन, एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा विथ प्लस साइन। एमजी का कंपोनेंट, एमजी का कंपोनेंट कितना आएगा बताओ? एमजी का कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? थीटा इसके साथ नहीं है, थीटा इसके साथ है, तो एक्स डायरेक्शन कितना होगा? एमजी साइन थीटा माइनस एमजी साइन थीटा इज जीरो। यहां से आएगा एफ इज इक्वल टू एमजी टेन थीटा। एफ इज इक्वल टू एमजी टेन थीटा। इतना फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस डायरेक्शन में जीरो करना है। तो सोचो, इस डायरेक्शन में नॉर्मल का कोई कंपोनेंट था ही नहीं, नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है और किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी का कंपोनेंट जीरो होता है, तो नॉर्मल का जिसका इधर कोई रोल ही नहीं है एक्स में, बचा ये दोनों। ये चाह रहा था इसको ऊपर खींचना, ये चाह रहा था इसको ऊपर पुल करना, किस फोर्स से? एफ कॉस थीटा से। और एमजी चाह रहा था इसको इंक्लाइन प्लेन पे डाउन द इंक्लाइन खींचना, किससे? एमजी साइन थीटा से। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। एफ कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए। अब जरा मान लो ये आ गया, उस केस में नॉर्मल कितना होगा? उस केस में नॉर्मल कितना होगा? अब जरा वाई डायरेक्शन में आओ, अब जरा वाई डायरेक्शन में आओ। वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? वाई डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स पूरे का पूरा है नॉर्मल, दूसरा एक इसका कंपोनेंट है नॉर्मल के डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में कितना है? माइनस एफ साइन थीटा। देखो, इस एफ का एक कंपोनेंट है निगेटिव वाई डायरेक्शन में और इस एमजी का एक कंपोनेंट है निगेटिव वाई डायरेक्शन में, वो कितना है? माइनस एमजी कॉस थीटा, दैट इज जीरो। एक तो नॉर्मल था पॉजिटिव वाई में और एक इसका कंपोनेंट नेगेटिव है और एक इसका कंपोनेंट नेगेटिव है, तीनों कैंसिल करना चाहिए। नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? उस साइड ले जाओ। एफ साइन थीटा का मतलब है एमजी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। जब तुम यहां एफ के बदले क्या डाल दोगे? एमजी साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस एमजी कॉस थीटा, दैट वुड बिकम इक्वल टू एमजी कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, दैट मीन्स एमजी बाय कॉस थीटा। अब समझो, तुम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, वो था लेमीज थ्योरम से। लेमीज थ्योरम में क्या होता है, आज मैंने तुम लोग को व्हाट्सएप पे दिया था, a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय। अगर तुम इन तीनों वेक्टर को देखो तो क्या हो रहा है, देखो mg था ऐसे,
एफ था ऐसे, नॉर्मल था ऐसे, 3 फोर्स है, mg जो कि वर्टिकल फोर्स है, F जो कि हॉरिजॉन्टल है, उन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। नॉर्मल और F में कितना है एंगल बताओ, नॉर्मल में और F में, कैपिटल F में थीटा ये 90 है, 90 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल है 90 डिग्री प्लस थीटा। उसी तरह से नॉर्मल में और mg में एंगल कितना बताओ, नॉर्मल में, नॉर्मल ये है, mg ये है, तो ये जो एंगल होगा इनके बीच का, नॉर्मल और mg का, ये 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बताओ क्यों होगा, mg इधर, f इधर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सो एंगल इज 90। वहां तो क्लियर है। यहां देखो ये एंगल है थीटा और ये एंगल कितना है 90, तो एफ और इसमें कितना हो गया 90 प्लस थीटा। यहां देखो ये पूरा जो एंगल होता 180, उसमें थीटा माइनस हो रहा है, तो इतना हो गया। तो अब क्या करोगे, लिख सकते हो, देखो नॉर्मल के उल्टा फोर्स कितना है 90 डिग्री, नॉर्मल के उल्टा फोर्स, वर्टिकली अपोजिट फोर्स क्या है, नॉर्मल के अलावा जो दो फोर्स है, नॉर्मल के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल ले लो, नॉर्मल डिवाइडेड बाय नॉर्मल के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का क्या एंगल 90 डिग्री, साइन 90 शुड बी इक्वल टू फोर्स बाय क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस थीटा। फोर्स इफ एफ को छोड़ दो तो बाकी दो फोर्स कौन है, नॉर्मल और mg, उनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू तीसरा mg बाय mg के अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का क्या है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। एक ही बार में चलाएगा, एक ही बार में चलाएगा। तो यहां से बताओ साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। नॉर्मल कितना हो जाएगा mg बाय कॉस थीटा, नॉर्मल एक ही बार में चलाएगा mg बाय कॉस। फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर दो, उसी तरह से सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर दो। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो फोर्स सीधे क्या हो जाएगा mg tan थीटा, वो भी आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? मैंने जो असाइनमेंट दिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया है टॉपिक नंबर 2 नॉर्मल फोर्स, उसको बनाइएगा पूरा। जो मैंने टॉपिक मार्क किया है टॉपिक नंबर 2, ठीक है, उसको बना सकते हो पूरा। अब मुझे तुम्हें बताना है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा वेज में कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ वेरियस बॉडीज, बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ वेरियस बॉडीज। ठीक है, यहां कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ये वाला ठीक, देखो देखो एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। यहां अगर आप किसी ब्लॉक को रखेंगे तो क्या आप जानते हैं क्या होगा? अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर
अब मैं इस सरफेस के ऊपर किसी ब्लॉक को रख दूं तो मुझे पता है क्या होगा, ये ब्लॉक जो है नीचे आएगा, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये स्लिप करेगा नीचे, ये मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं ये स्लिप ना करे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक पुश कर रहा हूं। आई एम पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज ब्लॉक ऑफ मास m एंड वी पुश द ब्लॉक horizontally. Horizontally means parallel to the ground. To prevent it from moving, we apply a force to prevent it from moving. हमने यहां एक फोर्स लगाया है, इसको पुश किया है ऐसे ताकि ये मूव ना करे, ये रुका रहे. We have pushed the block horizontally to prevent it from moving. Question is, what force should be applied? What force should be applied? And in that case, what is the normal force? What is the normal force between, what is the normal force? You know, normal force is between the block and the inclined plane. तो इसको कैसे बनाएंगे हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम कह रहे हैं ये जो ब्लॉक था इसको एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, वो कितना था mg. एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ नॉर्मल होगा, और इस फोर्स को हम खींच रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, सारे फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखते हैं. हॉरिजॉन्टली ये फोर्स लगेगा, ये होगा पैरेलल टू द ग्राउंड एंड दैट इज F. एनी डाउट? यही तीन फोर्स है. mg जो कि ग्राउंड के पैरेलल है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, दूसरा F जो ग्राउंड के पैरेलल है, और एक नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है. हम यहां डॉटेड लाइन ऐसे दिखा देते हैं, ये नॉर्मल का डायरेक्शन था. हम ये कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते हैं. हम अब एंगल निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे भाई? ये बताओ, क्या ये एंगल थीटा होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज, देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 एंड दिस प्लस दिस 90, तो ये परपेंडिकुलर है इंक्लाइन पे. दिस प्लस दिस 90, दिस थीटा प्लस एक्स इज 90 बिकॉज इस ट्राइंगल में ये 90 था. दिस प्लस दिस 90 ये हो गया थीटा. दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90 ये हो गया थीटा. दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस दिस 90 ये हो गया थीटा. और यहां से अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, या वैसे भी ये और ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल है, तो थीटा ही होगा. खैर, हम इसको लैमीज थ्योरम से बनाना चाहते हैं. लैमीज थ्योरम क्या है? अगर तीन फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, यानी वो एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, या उन तीनों का वेक्टर सम 0 है, तो क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा F, ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल. तीनों का वेक्टर सम 0 है. एक्सेलरेशन कितनी है? 0 है. जब भी तीन चीजों का वेक्टर सम होता है 0, तो हम क्या करते हैं, ये 90 डिग्री है, मान लो 90 होगा क्योंकि ये mg और ये F है. ये बताओ, ये एंगल है थीटा, बिकॉज ये है थीटा, तो n और f, वेक्टर n और वेक्टर f के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 90 डिग्री प्लस थीटा. और नॉर्मल और mg के बीच का क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा. क्यों होगा? ये था 90 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये था थीटा,
तो 90 में थीटा जोड़ दिए, ये हो गया टोटल एंगल बिटवीन एन एंड एफ। और एन और mg में यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक टोटल कितना, तो स्ट्रेट लाइन है तो 180, उसमें जो थीटा हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब बताओ हम क्या लिखते हैं, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन द रेस्ट टू वेक्टर, साइन ऑफ एंगल बिटवीन रेस्ट टू वेक्टर, उसका रेशियो सेम आता है सबके लिए। यानी हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बताओ, हम यहां लिख सकते हैं एन बाय एंगल बिटवीन mg एंड f साइन 90 is equal to f by sine of angle between normal and mg, that is equal to what, हम इसको यहां लिख देते हैं, देखो n by sine of angle between f and mg, rest of the two, sine 90, f by sine of angle between rest of the two, mg and normal, कितना 180 माइनस थीटा। कौन सा बच गया, mg by sine of angle between rest of the two 90 प्लस थीटा। हम अगर कंपोनेंट लेके भी करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। हम अगर कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे, एक्स एक्सिस में कैंसिल, वाई एक्सिस में कैंसिल, तब भी वही आएगा, दोनों में आंसर सेम आता है। हाँ सर लेबनीज थ्योरम खाली 3 फोर्सेस पे ही लगता है कि ज्यादा तीन ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं साइन रूल, a बाय साइन ए इक्वल बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। लेबनीज थ्योरम में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो तुम पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा इन दोनों को इक्वेट कर दो, नॉर्मल निकल गया, इन दोनों को इक्वेट कर दो, अप्लाइड फोर्स निकल गया, दोनों निकल गया एक बार में। ठीक है, चलो अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बाकी हम लोग समय